she will be taking session on session on pregnancy and lactation, and she will guide what if you have any queries you can ask from her. Sure. After the presentation. Please continue, Shubhi. Okay. Thank you, Abhilasha ji. I think now I am audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, very good evening. Good evening, and, ma'am. let's start with the session. And here Abhilasha. Ma'am, voice break हो रहा है. Ma'am, your voice is cracking. 5 lectures we are going to give continuously, and guys, you can just share your thing. Your questions will be ready, and today's topic is going to be taken by Shubhi. And continue, Shubhi, right? Any queries, guys, you can write on the chat box so that we can discuss later, right? Thank you, ma'am, to giving me a chance to present here. The screen is clear. Now, today I am present on the topic nutrition during pregnancy and lactation. This is the quotation: nutrition requirement increases tremendously during pre and postnatal conditions. Nutrition requirement increases tremendously during pre and postnatal conditions, as expectant or nursing mother not only has to nourish herself but also growing fetus and the infant. Firstly, we want to discuss about what is pregnancy. Pregnancy ये होता है एक ऐसा पीरियड होता है जिस टाइम पर मदर के वॉम में या यूट्रस में, मदर वुमेन के वॉम में या यूट्रस में एक फीटस डेवलप हो रहा होता है. फीटस एक न्यू लाइफ जो कि सम चेंजेस होते हैं मदर बेबी में, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए, मदर की बॉडी के लिए जो फीटस को जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के टाइम पे, जो मदर के थ्रू वो लेता है. ये प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है. अगर हम उसे वीक्स में कैलकुलेट करें तो दैट इज 40 वीक्स, एंड अगर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए तो दैट इज 3 ट्राइमेस्टर, जिस ड्यूरेशन में बच्चा फीटस वुमेन की वॉर्म में यूट्रस में रहता है. और जब वो फीटस मदर की वॉर्म से अटैच होता है, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड प्लेसेंटा. जिस कॉर्ड के थ्रू वो मदर से अटैच होता है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा जो है वो एक तरीके से 3 जनरेशन को कैरी कर रहा है. एक मदर हो गई, एक फीटस हो गई, अगर फीटस फीमेल है तो वो साथ साथ ओवरी को भी कैरी कर रहा है. तो इस तरह से मदर एक 3 जनरेशन को कैरी कर रही है. ये जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन को प्रोडक्शन करने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है, जो साथ साथ फीटल ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैटरनल सपोर्ट टिश्यूज के लिए भी हेल्पफुल है. इवन जो मदर पूरी एक्टिविटी कर रही है पर डे, वो सारी एक्टिविटी का न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होना, वो सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू फीटस एंड मदर के बीच में प्लेसेंटा के थ्रू होता है. अब जब ये प्रीनेटल कंडीशंस आती हैं तो इस ड्यूरेशन में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे केमिकल पैरामीटर्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं. जैसे कि हेमेटोलॉजिक स्टेटस जो होता है वो डाउन हो जाता है, WBC इंक्रीज हो जाते हैं, सीरम एल्बुमिन डिक्रीज हो जाते हैं, सीरम विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का भी रेशियो कम हो जाता है, सीरम कैरोटीन इंक्रीज हो जाता है, सीरम टोकोफेरॉल इंक्रीज हो जाता है, यूरिनरी एंड मेथाइल निकोटिनामाइड इंक्रीज हो जाता है, यूरिनरी राइबोफ्लेविन इंक्रीज हो जाता है. ये सारे जो भी बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं इनमें चेंजेस आते हैं. इसके साथ साथ मेजर चेंजेस भी आते हैं जो कि हमारी BMR को भी चेंज करते हैं, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस में भी चेंज आते हैं.
जैसे कि बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारी बीएमआर इंक्रीज कर देता है जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी के, उस ड्यूरेशन में बीएमआर हमारी 5% इंक्रीज हो जाती है। एंड सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि आफ्टर द 3 मंथ्स, दैट इज फ्रॉम 4 to 9 months, तो दैट टाइम बीएमआर जो होती है वो 12% इंक्रीज हो जाती है। तो जब बीएमआर हमारी इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, हमें जब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो हमारे कुछ जीआई फंक्शंस में भी चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसमें नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, ये सब सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस, ये सब चीजें बहुत हाई लेवल पे होती है। लेकिन जैसे जैसे ड्यूरेशन इंक्रीज होता जाता है, जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग कम होने लगती है और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत बढ़ने लगती है, जैसे कि विटामिन B12 की, आयरन की, कैल्शियम की, ये सब चीजों की जरूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर आते हैं, गेस्टेशन डायबिटीज आ जाती है, गेस्टेशन एज, जैसे कि हाइपरटेंशन पर जो डाइटरी पैटर्न होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस ड्यूरेशन में हमें हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर को कम करने के लिए हमें सबसे ज्यादा वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, होल ग्रेन्स लेने चाहिए, नट्स लेने चाहिए, लेग्यूम्स लेने चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स, और कम क्या करना चाहिए, हमें रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड ग्रेन्स अवॉइड करना चाहिए। ये हमें इसलिए अवॉइड करना चाहिए जिससे कि प्रीक्लेम्सिया या गेस्टेशन हाइपरटेंशन नहीं हो उस ड्यूरेशन, उन चीजों को अवॉइड करने के लिए। प्रीक्लेम्सिया होता है जो अनबॉर्न बेबी के डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो प्रॉब्लम अनबॉर्न बेबी की जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीक्लेम्सिया। अब जब गेस्टेशन डायबिटीज शो होती है, वो कभी कभी आ जाती है, उसको कम करने के लिए हमें गेस्टेशन डायबिटीज के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स, फिश, ये सब चीजों का इंटेक हाई रखना चाहिए। रेड एंड प्रोसेस मीट्स को कम कर रखना चाहिए। गेस्टेशन एज के ड्यूरेशन में हमारी जो डाइटरी पैटर्न रहना चाहिए वो है वेजिटेबल, फ्रूट, होल ग्रेन्स, नट्स, लेग्यूम्स, सीड्स, सी फूड प्री टर्म्स बर्थ ओनली, उसके बाद नहीं, और कम रखना चाहिए रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स एंड फ्राइड फूड। कुछ पॉइंट है जो कि इन सारे डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के ध्यान रखने चाहिए। वो है फर्स्ट, ऑप्टिमल वेट मेंटेन रहना चाहिए, नमक कम से कम लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं वो सब आप अपने गाइनीज से डिस्कस करने के बाद कीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब अवॉइड करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एंड हीट बर्न एंड वॉमिटिंग, ये सब रिड्यूस करने के लिए हमें स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए। ये RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो कि एक मदर के लिए बताया गया है कि प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट में क्या डिफरेंस है, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना फैट लेना चाहिए, ये सब एक फिक्स है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की टेबल के अकॉर्डिंग। व्हाई न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड, न्यूट्रिएंट क्यों रिक्वायर्ड है हमें, अभी मैंने टेबल बताया कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें इतना इतना लेना चाहिए, लेकिन क्यों लेना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हम बात करें एनर्जी, एनर्जी हमें क्यों लेनी चाहिए। एनर्जी पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसको कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं, किलो कैलोरी के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन होती है। एक मेजरमेंट यूनिट है जो कि किसके लिए यूज की जाती है, ग्रोथ, फिजिकल एक्टिविटी के लिए यूज की जाती है। फीटस की, फीटस एक अच्छी एक्टिविटी और ग्रोथ अच्छी करे। प्लेसेंटा और मैटरनल टिश्यूज जो दोनों माँ और बच्चे के दोनों बन रहे हैं, मैटरनल बॉडी साइज को इंक्रीज करने के लिए, डिपोजिशन ऑफ फैट के लिए, एक हेल्दी बॉडी को डेवलप करने के लिए और मदर को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए हमें एनर्जी लेना चाहिए जो कि हमें फूड एंड वेजिटेबल्स वगैरह से मिलती है। नेक्स्ट इज जिंक, जिंक का जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है RDA वो है 15 mg per DL, 50 मेगाग्राम
बहुत सारे मिलीग्राम पर डेकालीटर। ये रिक्वायर्ड होता है आपके बच्चे के डीएनए और आरएनए के, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, इसकी सिंथेसिस के लिए। और जब डिलीवरी होती है तो वो एबनॉर्मल डिलीवरी को रोकने के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए हमें इतना जिंक लेना चाहिए। मैग्नीशियम जो है वो आरडीए के अकॉर्डिंग 400 मिलीग्राम पर डेकालीटर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो फीटल टिश्यू ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आयोडीन नमक में होता है, जो कि हमारा 25 मिलीग्राम पर डेकालीटर से अबव होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी होता है जिससे कि हमारे अबॉर्शन को रोके, कॉन्जेनाइटल एनोमैलीज को रोके, या पेरिनेटल मॉर्टेलिटी के लिए भी होता है, जिससे कि वो पेरिनेटल मॉर्टेलिटी बढ़े। विटामिन डी इज आल्सो एसेंशियल, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्प करता है। मदर की बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब में बहुत इंक्रीज करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्यों जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है ग्रोथ के फीटस के लिए, प्लेसेंटा, मेमोरी ग्लैंड, यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए, मैटरनल टिश्यू के एनलार्जमेंट के लिए, मैटरनल ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज के लिए, फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड दैट इज जहां फीटस ग्रो कर रहा होता है जिस फ्लूइड के अंदर, उसके फॉर्मेशन के लिए, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए। प्रोटीन रिजर्व्स प्रिपेयर द मदर फॉर लेबर, डिलीवरी एंड लैक्टेशन, जो कि एक लेबर पेन के टाइम, डिलीवरी एंड लैक्टेशन के टाइम पर प्रोटीन की रिजर्व होना बहुत जरूरी है बॉडी में। इसलिए हम प्रेगनेंसी में 15 ग्राम, जो एक नॉर्मल वुमेन लेती है उससे 15 ग्राम एक्स्ट्रा सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन इंक्रीज करते हैं। फैट जो चाहिए होता है वो ओमेगा 3 की फैटी एसिड की फॉर्म में चाहिए होता है। ये इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, प्रीटर्म बर्थ के लिए बहुत जरूरी है, फीटल के विजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इवन ये हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है इन्फेंट्स की, वो सबको रिड्यूस करता है। इसलिए ओमेगा 3 जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपका वॉलनट में प्रेजेंट होता है। तो दैट इज द healthiest fat you should consume in pregnancy. Now it's why calcium intake during pregnancy. कैल्शियम क्यों लेना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, विटामिन डी लेना चाहिए जिससे कि कैल्शियम एब्सॉर्ब हो सके। लेकिन कैल्शियम हमें किससे मिलता है, क्यों लेना चाहिए, क्या है इसका रीजन जिससे कि हम कैल्शियम को एब्सॉर्ब करते हैं? वो ये है कि कैल्शियम जो है वो बोन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्सिया, लो बर्थ वेट, क्रोनिक हाइपरटेंशन जो न्यूबॉर्न बेबी में होती है, ये सारे ऐसे रिस्क होते हैं जो इन्फेंट में पाए जाते हैं। इन सारे रिस्क को कम करता है, इवन ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। इसलिए जो कैल्शियम का आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है वो 1 to 1.3 ग्राम पर डे है, इतना लेना चाहिए। सेम एज आयरन। आयरन के बारे में, आयरन क्यों जरूरी है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? इसलिए जरूरी है जिससे कि एक फीटल ग्रोथ अच्छी हो, आयरन का कंटेंट जो प्लेसेंटा के वो मेंटेन रहे, रेड ब्लड सेल मास का एक्सपेंशन हो, ब्लड लॉस जो डिलीवरी के टाइम पे होता है उसका कंपनसेशन हो सके, एंड फीटल लिवर में जो आयरन स्टोर हो सकता है उसकी बिल्डअप कर सके। इसलिए आरडीए के अकॉर्डिंग, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के अकॉर्डिंग, प्रेगनेंसी की जो पर डे के अकॉर्डिंग रेंज है वो 700 to 800 मिलीग्राम है। इसलिए पर डे इसको एडिशनल 15 मिलीग्राम पर ऐड किया जाता है, जिससे कि वुमेन को इतना एक्स्ट्रा और लेना चाहिए अबव 700 to 800। दैट इज विटामिन्स। कौन कौन से विटामिन कितने कितने आरडीए वैल्यू के अकॉर्डिंग और कितना कितना एसेंशियल है, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन्स ए, डी, के, सी, बी, B6। जैसे कि विटामिन ए के बारे में बात करें, जो कि हमें 4000 इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग चाहिए, जिसमें से 800 तो रेटिनॉल की फॉर्म में चाहिए, जो कि किस लिए चाहिए होता है, जो फीटस की इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। विटामिन डी जो चाहिए होता है वो फीटल बोन्स के लिए चाहिए होता है। विटामिन के जो चाहिए होता है वो ब्लड के कोगुलेशन को नॉर्मल करने के लिए, एंड न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हेमरेजेस ना हो इसके लिए।
एंड विटामिन सी जो है वो आयरन एब्सॉर्ब डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ फीटल। सी में बेसिकली हेल्प जो करता है वो फीटल के वैस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू को डेवलप करने के लिए, और जो आयरन आयरन आ रहा है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए। विटामिन बी दैट इज फॉलिक एसिड, ये इसलिए चाहिए होता है जिससे कि मैटरनल ब्लड फॉर्मेशन इंक्रीज हो सके, टू प्रिवेंट फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, टू इंक्रीज फीटल एंड प्लेसेंटल ग्रोथ। मेन जो इसका रीजन होता है वो फीटल एंड प्लेसेंटा की ग्रोथ के लिए किया जाता है, और जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसको कम कर सके। B6 जो चाहिए होता है वो फीटल डेवलपमेंट के लिए, और सबसे ज्यादा चाहिए होता है कि जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं ग्रोथ के लिए उनकी सिंथेसिस कर सके। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। Now here we discuss about कि कौन से ट्राइमेस्टर में क्या फूड हमें रिच लेना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात करें तो हमारा जो डाइटरी पैटर्न रहना चाहिए वो ये है कि कंज्यूम 6 स्मॉलर मील्स, मतलब हर 2 से 3 घंटे में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। अब क्या ले लेना चाहिए, जैसे कि हमारे जो डाइट रहनी चाहिए उसमें फॉलेट रिच फूड होना चाहिए। फॉलेट रिच फूड जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपका स्पाइनच भी आता है, रॉकेट भी आता है, पार्सले भी आता है, और ये तो हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। होल ग्रेन्स लीजिए, लेग्यूम्स जैसे कि लेंटिल्स, बीन्स, चिकपीस। अब विटामिन B6 की बात करें तो जो कि हमें इसलिए जरूरी होता है कि वो नॉजिया एंड वॉमिटिंग को कम कर सके अर्ली प्रेगनेंसी। और विटामिन ई जो है वो रॉ आलमंड्स में होता है, एवोकाडो में होता है, ऑलिव ऑयल में होता है, सनफ्लावर सीड में होता है, हेजलनट्स में होता है, एग यॉक में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फ्लूइड जो होना चाहिए वो आपका पर डे 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर के ड्यूरेशन में हमें आयरन रिच फूड लेने चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन सी के सोर्स भी लेने चाहिए, जैसे कि लाइम जूस, कैप्सिकम, पेपर्स, रेड एंड येलो कलर वेजिटेबल्स। एंड protein rich food also can taken, egg, milk, legumes. Calcium also taken, almonds, dairy products, green leafy vegetables. थर्ड ट्राइमेस्टर इज ड्यूरेशन में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन आपको मैंने बताया था अभी कि कितना लेना चाहिए और किस किस में सोर्स है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मेनली सोर्स इसका वॉलनट है। इसके अलावा आपको ऑयली फिश लाइक सैल्मन ले सकते हैं अगर नॉन वेजिटेरियन है तो, और नहीं तो नट्स, सीड्स, ग्राउंड फ्लेक्स सीड्स, रेजिन्स ये ले सकते हैं। Sorry. What should do during pregnancy? हमें क्या क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में? Small and frequent feedings during should be taken. More fiber should be included in the diet to prevent constipation. मतलब फाइबर ज्यादा से ज्यादा लीजिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन रोके, प्रिवेंट कर सके। 5 to 6 सर्विंग्स होनी चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। डाइट में कैल्शियम जरूर होना चाहिए जो कि ऑस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है। और जो हमारा रिसोर्स है कैल्शियम का वो 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क आप ले सकते हैं मिनिमम। आयरन रिच फूड लेना चाहिए जो कि हमें एनीमिया से बचाता है और फीटल बॉडी में आयरन स्टोर करता है, जिसका मेन सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल लेने चाहिए जिसमें बेसिकली विटामिन सी और फाइबर रिच होने चाहिए। वाटर ज्यादा से ज्यादा पीने चाहिए जो कि वॉल्स को रेगुलर रखे। डाइट में फिश, फ्लैक्सीड, सोयाबीन एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए। फ्लूइड जो है वो आपके मील के बिटवीन नहीं होने चाहिए, बाद में या वैसे आपका फ्लूइड हाफ एन आवर के बाद होना चाहिए। कैलोरीज जो है वो आपकी मेंटेन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू RDA। एनफ फैट डिपॉजिट होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। व्हाट शुड नॉट डू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि अवॉइड रॉ या अनकुक्ड मीट। रॉ या अनकुक्ड मीट नहीं लेना चाहिए, रॉ फिश नहीं लेनी चाहिए, रॉ सॉफ्ट चीज, रॉ फूड,
अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लेनी चाहिए। टी एंड कॉफी का कम से कम कंजप्शन होना चाहिए। शुगर, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, आइसक्रीम्स, केक, पुडिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसी चीजों का इंटेक कम होना चाहिए। बटर, क्रीम, ऑयल जैसी चीजें अवॉइड होनी चाहिए। टेबल सॉल्ट अवॉइड होना चाहिए। टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड होनी चाहिए। स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वेजिटेबल्स एंड जंक फूड अवॉइड होने चाहिए, क्योंकि ये हमारी नॉजिया एंड वॉमिटिंग में ज्यादा प्रमोट करता है। तो इसको अगर कम करेंगे तो उसमें भी हमें हेल्प मिलेगी। फास्टिंग एंड मिसिंग मील अवॉइड करनी चाहिए। हमें इस ड्यूरेशन में फास्टिंग नहीं करनी चाहिए या मील मिस नहीं करना चाहिए। इवन 5 to 6 मील एवरी 2 to 3 hours शुड बी टेकन। सैंपल मेन्यू, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग आप उठते 5 आलमंड्स, 1 एप्पल ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ओट्स, नट्स, ऑमलेट या पनीर, 1 ग्लास मिल्क। मिड मॉर्निंग में मतलब लाइक 11 o'clock, after 2 to 3 hours after the breakfast, 1 fruit plus coconut water। 1 fruit कोई सा भी ले सकते हैं आप। लंच में पनीर, पुलाव, सोयाबीन करी, चपाती, सीजनल वेजिटेबल। इवनिंग टी में फ्रैंकीज, फ्रूट जूस। डिनर मूंग दाल, कर्ड, चपाती, सीजनल वेजिटेबल। पोस्ट डिनर 1 ग्लास मिल्क या पुडिंग। दिस इज द सैंपल मेन्यू फॉर अ डे 24 hours। Here is the recipe. Nutrition या पौष्टिक रोटी, how to prepare it. Firstly, we want to discuss ingredients. 1 cup whole wheat flour, 2 tablespoon besan, 1 cup grated potato, half cup chopped spinach, 1 chopped green chilies, 3 tablespoon curd or milk, 1 tablespoon oil, salt. Now we will discuss about method. Firstly, combine all the ingredients in the deep bowl and knead into a soft dough using the warm water. Then after the knead the dough, that is divided into equal portions and roll out each portion into a circle. You can use a whole wheat flour for rolling, and heat a non-stick tawa and cook each roti using a little oil till it turns golden brown in color from both sides. After that, serve the pौष्टिक roti with dahi or achar, whatever you like. Now here we want to discuss about lactation. What is lactation? लैक्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर के मेमोरी ग्लैंड के सिक्रेशन से। दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन। जब बर्थ होता है फीटस का, तब उस टाइम पे उस वेट जो होना चाहिए वो 3.2 kg होना चाहिए, जिसमें 75% वाटर होता है एंड 12 to 15% फैट होता है। जब बेबी फुल टर्म बर्थ होता है तब वो एबल होता है डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन को, एमल्सिफाइड फैट को, कार्ब्स को, जैसे कि लैक्टोज। इन 3 चीजों को वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। सलाइवरी सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक एसिडिटी आर लो इन इन्फेंट अंडर 3 months। जब 3 months का नहीं हो जाता तब तक उसकी सलाइवरी सिक्रेशन और गैस्ट्रिक एसिडिटी जो होती है वो लो रहती है। इवन 1 to 6 months तक, आफ्टर बर्थ के बाद 5 to 6 months तक उसकी ब्रेन सेल्स का रैपिडली इंक्रीमेंट हो रहा होता है, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, तो दैट टाइम दे नीड मोर अटेंशन। दैट इज द RDA table, recommended dietary allowances during the lactation 0 to 6 months, 6 to 12 months. Now breastfeeding. What is breastfeeding? Breastfeeding जो होता है, जो वो बच्चा आफ्टर डिलीवरी, इफ डिलीवरी इज नॉर्मल तो ब्रेस्ट फीडिंग आप हाफ एन आवर या आवर के बाद दे सकते हैं। लेकिन अगर सी सेक्शन है तो उसमें आप आफ्टर 4 hours के बाद दे सकते हैं, या आप सेडेटेड आईवी, क्योंकि आप सेडेटिव और आईवी फ्लूइड्स पे होते हैं तो 4 hours तक दैट इज हार्मफुल फॉर द बेबी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब बेबी ब्रेस्ट फीड होता है तो एक स्टिकी येलोइश कलर का थिक येलोइश फ्लूइड मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है 2 से 3 days तक। दैट पार्ट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें हाई लेवल की एंटीबॉडीज होती हैं
प्रोटीन्स होते हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज से बचाता है। अब ब्रेस्ट फीडिंग की क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों कराने चाहिए? क्योंकि ये सबसे पहले तो बेबी को के इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, ग्रो करने मतलब स्ट्रांग बनाता है अगेंस्ट फ्रॉम द हार्मफुल जर्म्स by coating his intestines and helping to shield his immune system against germs. Also, it provides some protection from inflammation and killing harmful microorganisms. ये एक लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है इसमें, जिसमें कि मेकोनियम के थ्रू that can help get meconium moving along, which can help lessen the chance of jaundice, जो कि jaundice के चांस को कम कर देती है मेकोनियम के थ्रू निकलने। हेल्पिंग टू प्रिवेंट लो ब्लड शुगर लेवल, जब बच्चा फुल मैच्योर बेबी होता है तब इसके लो ब्लड शुगर को भी कम करने में हेल्प करती है। इवन न्यूट्रिशनल बूस्टअप भी करती है विद एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द एडवांटेजेस? सबसे पहले तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं रहता करेक्ट इनकरेक्ट होने का, ओवर फीडिंग का भी कोई चांस नहीं होता, एलर्जिक रिएक्शन के भी कोई चांसेस नहीं होते हैं। इवन ह्यूमन मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फ्रेश और राइट टेम्परेचर पे होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, इसमें कोई अडल्ट्रेटेड नहीं होता है, ये ना तो डाइल्यूट होता है ना कंसंट्रेटेड होता है, जो बच्चे के लिए हेल्दी होता है वो राइट फॉर्म में राइट टेम्परेचर पे फ्रेश मील होता है। इट्स अ कंप्लीट मील, ये हमेशा रेडी होता है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती प्रिपरेशन के लिए। इवन इट आल्सो क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड इन्फेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, इवन ओवेरियन हार्मोन्स को कम करता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बर्थ कंट्रोल मेथड के लिए। ये फैमिली प्लानिंग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। जब मदर फीड करती है इन्फेंट को तब उनका कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, जो कि हेल्प करता है यूट्रस को नॉर्मल साइज में अपनी पोजीशन में आने में बैक कर। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से जो एक्स्ट्रा वेट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आता है वो भी कुछ हार्मोन्स की वजह से कम होने लगते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करती है और फ्रैक्चर्स को रिस्क को कम करती है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के रिस्क को भी कम करती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग इलनेस के टाइम पे बच्चों को करानी चाहिए, कैन बी डन ड्यूरिंग इलनेस ऑफ द चाइल्ड? बिकॉज क्यों करानी चाहिए? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता है अगर बेबी सिक है, तो दैट इज वेरी यूजफुल। ये pacify to the sick baby and satisfy the nutrition and fluid demands also. It offers anti-infective and immunological factors. ये चारों factors जो है ये जब बच्चा बीमार होता है तो breastfeeding is most essential for the baby. Some key points are there. Infant passes a light-colored urine more than 6 times in 24 hours on exclusive breastfeeding. Infant gain weight and grows normally. Here is the comparison between human, cow and buffalo milk. Which one is better and what is the nutrient facts in all these three? Now what advantages? Artificial feeding क्या होता है? Though no milk can be real substitute for mother's milk, sometimes it is necessary to give feeding. मदर मिल्क से ज्यादा नेचुरल और कोई भी मिल्क नहीं है, बट कभी कभी आर्टिफिशियल फीडिंग भी जरूरी हो जाती है। किस कंडीशन में? वो कंडीशंस हैं जैसे कि मदर सीरियसली बीमार है या कोई इन्फेक्शन हो गया है या उनको कोई प्रेगनेंसी सेकंड अनदर प्रेगनेंसी है या बच्चा बहुत ज्यादा वीक है या ब्रेस्ट मिल्क कंप्लीटली स्टॉप हो गया या उससे बच्चे का मील पूरा नहीं हो रहा है, मदर अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, या एंटीकोगुलेंट स्टेरॉइड या रेडियोएक्टिव ड्रग्स पे डिपेंड है मदर, या डेथ ऑफ द मदर। दीज आर द सम कंडीशंस जिसकी वजह से आर्टिफिशियल फीडिंग इट्स एसेंशियल।
What is the advantages of bottle feeding? Bottle feeding के advantages हैं, creates no additional requirement in the mother, no problems in establishing the milk supply, the volume of milk given is visible, feeding in public is acceptable, other members of the family can feed the baby, creates no problem for the working mother, provided the correct amount is given, it is nutritionally adequate. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बॉटल फीडिंग के लिए एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप कहीं भी करा सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मदर ही कराए, ये पब्लिकली भी आप करा सकते हैं, वर्किंग है अगर मदर तो अब भी कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसमें पूरा फॉर्मूला बेस्ड बॉटल फीडिंग होती है, मिल्क सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो वॉल्यूम और दिया जा रहा है मिल्क का वो विजिबल रहता है, एवरीथिंग इज advantage. Now, what is the benefits of prenatal yoga? Prenatal yoga के benefits हैं जैसे कि calm, जो कि the mind and reduce stress, increase stamina and strength, relieves muscular tension, help you find balance both physically and emotionally, gives you time to connect with you and with your body and your baby. You are pregnant, you are bold, you are beautiful, go forward in your boldness, in your beauty, and in your contentness. Trust your body to birth, to know that the collective power of women worldwide will be with you. Thank you. Wow, Shubhi, well explained. Each and every trimesters and lactation. Really, Yes. Thank you so much, Shubhi, for the wonderful session. Now, if anyone having queries, you can drop your queries in the chat box, please, so that Shubhi can answer. One query is here, RDA table explained. Shubhi, some are asking how much weight should I gain in pregnancy? इसमें डिपेंड करता है कि अगर ओवरवेट है तो आपको 8 to 10 करना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो आपको 10 to 12 कर सकते हैं, अगर अंडर वेट है तो आप 12 to 15 kg इज डिपेंड ऑन आपकी कंडीशन के, ये 3 कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग आपको गेन वेट करना चाहिए. एक क्वेरी आई थी, आपने शायद चेक करी होगी आरडीए टेबल के बारे में. आरडीए टेबल जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस से WHO के अकॉर्डिंग दी गई है, उसमें ये बताया गया कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए जो कि हमारी किलो कैलोरी में, प्रोटीन जो है वो ग्राम में होनी चाहिए, विजिबल फैट जो है ग्राम में, कैल्शियम जो है मिलीग्राम में, आयरन मिलीग्राम में, विटामिन ए माइक्रोग्राम में, थायमिन माइक्रोग्राम मिलीग्राम में, राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में, नियासिन मिलीग्राम, दैट इज विटामिन बी, पैराडॉक्सिन माइक्रोग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इन मिलीग्राम, dietary folate in microgram, vitamin B12 is microgram, magnesium milligram, zinc milligram.